हेलो स्टूडेंट, सीसी मंत्रा की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लोकायुक्त। तो स्टूडेंट, सबसे पहले कि लोकायुक्त है क्या, लोकपाल व लोकायुक्त है क्या। तो प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, अकुशलता व जन सामान्य की शिकायतों के प्रति प्रशासन की असंवेदनशीलता के निवारण के लिए हमारे देश में केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई है। सबसे पहली बात, इस संस्था की स्थापना क्यों की गई है, लोकपाल व लोकायुक्त संस्था की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या है। तो प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, अकुशलता व जन सामान्य की शिकायतों के प्रति प्रशासन की असंवेदनशीलता का निवारण करना। इस तरह की संस्था यदि हमसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई, इस तरह की संस्था विश्व में सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई, तो ओम्बुड्समैन के नाम से 1809 में स्वीडन में स्थापित की गई। तो इस तरह की संस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई, 1809 में स्वीडन में ओम्बुड्समैन के नाम से। ओम्बुड क्या है? ओम्बुड एक स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ होता है जनता का रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट। अब स्टूडेंट गौर करिएगा कि यदि हमसे पूछा जाए कि लोकपाल व लोकायुक्त नाम सर्वप्रथम किसने दिया, तो 1963 में प्रसिद्ध कानूनविद LM सिंघवी ने दिया। कि लोकपाल व लोकायुक्त नाम सर्वप्रथम किसने दिया, तो 1963 में प्रसिद्ध कानूनविद LM सिंघवी ने दिया। यदि हमसे पूछा जाए कि केंद्र स्तर पर लोकपाल व राज्य स्तर पर लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश किसने की, तो 5 जनवरी 1966 को गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे, श्री मोरारजी देसाई। तो इस आयोग के द्वारा केंद्र स्तर पर लोकपाल व राज्य स्तर पर लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश की गई। हमारे देश में अब तक 2 प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया है, एक 1966 में और एक 2005 में। उसके अध्यक्ष कौन थे दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के, वो थे वीरप्पा मोइली। यदि हमसे पूछा जाए कि भारत में लोकायुक्त संस्था की स्थापना के लिए सर्वप्रथम कानून किस राज्य ने पारित किया, तो उड़ीसा ने पारित किया 1970 में। लेकिन इसने लागू कब किया, 1983 में। तो आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए कि लोकायुक्त संस्था की स्थापना के लिए सर्वप्रथम कानून किस राज्य ने पारित किया, तो उड़ीसा ने किया, 1970 में किया। लेकिन इसने लागू कब किया, 1983 में। और यदि हमसे पूछा जाए कि लोकायुक्त का गठन सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया, तो महाराष्ट्र में किया गया 1971 में। महाराष्ट्र में किया गया 1971 में। तो स्टूडेंट, अभी अपन ने देखा कि लोकायुक्त संस्था की स्थापना के लिए सर्वप्रथम कानून किसने पारित किया, 1970 में उड़ीसा ने किया। और लोकायुक्त संस्था का गठन सर्वप्रथम कहाँ किया गया, 1971 में, 1971 में महाराष्ट्र में किया गया। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में इस संस्था की स्थापना के लिए सिफारिश सर्वप्रथम किसने की, तो 1963 में गठित प्रशासनिक सुधार समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे, हरीश चंद्र माथुर। उन्होंने राजस्थान में लोकायुक्त संस्था के गठन की क्या की, सिफारिश की। ध्यान रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है भाई। राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश तो 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, श्री मोरारजी देसाई। लेकिन उससे भी पहले राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश किसके द्वारा कर दी गई थी, प्रशासनिक सुधार समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे, हरीश चंद्र माथुर। तो इन्होंने कब की थी, 1963 में। राजस्थान में इस संस्था की स्थापना के लिए लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 पारित किया गया। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 पारित किया गया। इसे प्रभावी कब से किया गया,
3 फरवरी 1973 से। ये डेट्स आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट कि इस अधिनियम को राजस्थान में कब से प्रभावी किया गया, 3 फरवरी 1973 से प्रभावी किया गया। और इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, 26 मार्च 1973 को। तो आपको याद रखना है कि ये अधिनियम राजस्थान में कब से पारित हुआ, कब से प्रभावी हुआ, 3 फरवरी 1973 से प्रभावी हुआ। और इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, 26 मार्च 1973 को मिली। यदि हमसे पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया, तो न्यायमूर्ति श्री I.D. दुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का प्रथम लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया, श्री I.D. दुआ को नियुक्त किया गया। राजस्थान का प्रथम उप लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया, श्री KPU मेनन को नियुक्त किया गया। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं कि राजस्थान का प्रथम लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया, न्यायमूर्ति श्री I.D. दुआ को। और राजस्थान का प्रथम उप लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया, श्री KPU मेनन को। अब हम बात करें, यदि हमसे पूछा जाए कि राजस्थान में लोकायुक्त के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा, तो श्री M.B. शर्मा का रहा, न्यायमूर्ति श्री M.B. शर्मा का रहा। और राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल किस लोकायुक्त का रहा, तो श्री V.S. दवे का रहा। अभी तक राजस्थान में कुल कितने लोकायुक्त नियुक्त किए जा चुके हैं, तो 12वां लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया था, तो हमें ध्यान रखना है श्री सज्जन सिंह कोठारी। और वर्तमान में लोकायुक्त का पद क्या है, रिक्त है। तो अपन को ध्यान रखना है स्टूडेंट, मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ कि राजस्थान में इस संस्था की स्थापना की सिफारिश किसने की, राजस्थान में। तो ध्यान रखना है आपको, प्रशासनिक सुधार समिति ने की, 1963 में गठित की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, हरीश चंद्र माथुर। राजस्थान में इस संस्था की स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। इसे प्रभावी कब से किया गया, 3 फरवरी 1973 से। इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, 26 मार्च 1973 को। राजस्थान का प्रथम लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया, न्यायमूर्ति श्री I.D. दुआ को। राजस्थान का प्रथम उप लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया, श्री KPU मेनन को। सर्वाधिक कार्यकाल किस लोकायुक्त का रहा, न्यायमूर्ति श्री M.B. शर्मा का। न्यूनतम कार्यकाल किस लोकायुक्त का रहा, न्यायमूर्ति श्री V.S. दवे का। राजस्थान में अब तक कितने लोकायुक्त नियुक्त किए जा चुके हैं, 12वां लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया, न्यायमूर्ति श्री सज्जन सिंह कोठारी को। और वर्तमान में अभी राजस्थान में लोकायुक्त का पद क्या है, रिक्त है। यानी कि सज्जन सिंह कोठारी के बाद अभी तक किसी को भी लोकायुक्त नियुक्त नहीं किया गया है। अभी वर्तमान में पद क्या है, रिक्त है। तो स्टूडेंट अब अपन बात करते हैं लोकायुक्त की नियुक्ति, शपथ और कार्यकाल के बारे में। तो लोकायुक्त की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। यानी कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम होता है और इसमें 3 व्यक्ति होते हैं, मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जो मुख्यमंत्री होता है वो इस चयन समिति का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ये इस चयन समिति की सिफारिश पर ही राज्यपाल जो है वो लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। लेकिन लोकायुक्त के पद पर उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। यानी कि ये एक तरीके से क्या है, योग्यता हो गई कि भाई लोकायुक्त के पद पर किसको नियुक्त किया जाएगा, या तो वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। और किसकी सिफारिश पर, चयन समिति की सिफारिश पर। इसमें कितने व्यक्ति होंगे, 3। कौन कौन, मुख्यमंत्री,
विधानसभा में विपक्ष का नेता और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और इस चयन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। इन्हीं की सिफारिश पर राज्यपाल जो है लोकायुक्त को क्या करेगा? नियुक्त करेगा। और उपलोकायुक्त की नियुक्ति की यदि बात की जाए तो उपलोकायुक्त की नियुक्ति लोकायुक्त से परामर्श करने के बाद की जाती है। तो आपको याद रखना है कि उपलोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल जो है वो लोकायुक्त से परामर्श करने के बाद करता है। यदि शपथ की बात की जाए तो नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल ही दिलाता है या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है। तो शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। और कार्यकाल की यदि बात की जाए तो लोकायुक्त का कार्यकाल होता है पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष। कितना होता है? पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक लोकायुक्त का क्या होता है? कार्यकाल होता है। मार्च 2018 में जब बीजेपी गवर्नमेंट थी तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 8 वर्ष कर दिया गया। लेकिन जुलाई 2019 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एक संशोधन विधेयक के माध्यम से वापस इनका जो कार्यकाल है वो 8 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया? 5 वर्ष। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो लोकायुक्त का कार्यकाल है वो कितना है? पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट अपन ने बात करी कि जो लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है वो पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होता है। यदि वो अपना त्यागपत्र समय से पूर्व देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को। तो यहाँ हमको ध्यान रखना है कि त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को। यदि हमसे पूछा जाए कि लोकायुक्त अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है तो राज्यपाल को। अब बात करते हैं कि लोकायुक्त को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो लोकायुक्त को उनके पद से किसके द्वारा हटाया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन किस आधार पर? कदाचार या अक्षमता के आधार पर। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि लोकायुक्त को उनके पद से कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि राज्यपाल इनको हटाने से पहले क्या कराएगा? जांच किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त व्यक्ति या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द्वारा आयोजित अधिकारी के माध्यम से की जाएगी। और वह अपनी जांच की रिपोर्ट किसे सौंपेंगे? राज्यपाल को। किसको सौंपेंगे? राज्यपाल को रिपोर्ट देंगे। और राज्यपाल इस रिपोर्ट को कहाँ रखेगा? विधानसभा में। कहाँ रखेगा? यथाशीघ्र विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा इस रिपोर्ट को रखा जाएगा। लेकिन राज्यपाल लोकायुक्त को तब तक अपने पद से नहीं हटा सकता जब तक विधानमंडल उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा उसे हटाने की अनुशंसा नहीं की गई हो। तो मैं यहाँ पर एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ कि जो लोकायुक्त है वह अपना त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल को देता है। लोकायुक्त को पद से कौन हटा सकता है? राज्यपाल हटा सकता है। लेकिन किन आधारों पर? कदाचार या अक्षमता के आधार पर। लेकिन हटाने से पहले राज्यपाल क्या कराएगा? जांच। फिर वो अधिकारी अपनी जांच की रिपोर्ट किसे देगा? राज्यपाल को देगा। राज्यपाल इस रिपोर्ट को यथाशीघ्र कहाँ रखेंगे? विधानसभा में रखेंगे। और राज्यपाल उन्हें तब तक नहीं हटा सकते जब तक विधानमंडल के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा उसे हटाने की अनुशंसा नहीं की गई हो। अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि यदि राज्य में लोकायुक्त और उपलोकायुक्त दोनों का पद क्या हो? रिक्त हो। दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी दशा में राज्यपाल के अनुरोध पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक न्यायाधीश को लोकायुक्त का कार्यभार दिया जा सकता है, जो अपने कर्तव्यों के अलावा लोकायुक्त के कर्तव्यों का भी क्या करेगा? निर्वहन करेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, त्यागपत्र राज्यपाल को देता है लोकायुक्त,
उसे हटाने का अधिकार, पद से हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास है। किन आधारों पर हटा सकता है? कदाचार या अक्षमता के आधार पर। लेकिन इससे पहले जांच की जाती है। जांच की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? राज्यपाल को। राज्यपाल इस रिपोर्ट को कहाँ रखता है? विधानसभा में। और लेकिन विधानसभा में रिपोर्ट को रखने के बाद भी राज्यपाल लोकायुक्त को तब तक नहीं हटा सकता जब तक विधानमंडल में उपस्थित एवं मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा उसे हटाने की अनुशंसा नहीं की गई हो। और यदि राज्य में लोकायुक्त व उपलोकायुक्त दोनों का पद रिक्त हो तो राज्यपाल के अनुरोध पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक न्यायाधीश को लोकायुक्त का कार्यभार दिया जा सकता है। तो स्टूडेंट, अब अपन बात करते हैं वेतन भत्ते एवं पेंशन के बारे में। तो यदि हम लोकायुक्त के वेतन भत्ते एवं पेंशन की बात करें तो लोकायुक्त को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान वेतन प्राप्त होता है। यहाँ पर हमको क्या ध्यान रखना है कि लोकायुक्त को किसके समान वेतन प्राप्त होता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान। और उपलोकायुक्त को उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के समान वेतन एवं भत्ते क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। तो आपको याद रखना है कि लोकायुक्त का जो वेतन है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होता है और उपलोकायुक्त का जो वेतन है वो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के समान होता है। और नियुक्ति के पश्चात इसमें किसी भी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं लोकायुक्त के कार्यक्षेत्र के बारे में। तो स्टूडेंट, जैसे अपन ने शुरुआत में बात की थी कि लोकायुक्त जो है एक ऐसी संस्था है जो प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, अकुशलता व जन सामान्य की शिकायतों के प्रति प्रशासन की असंवेदनशीलता के निवारण के लिए क्या की गई है? गठित की गई है। तो लोकायुक्त किनके खिलाफ, कार्यक्षेत्र से अभिप्राय है कि लोकायुक्त को किनके खिलाफ जांच का अधिकार प्राप्त है और किनके खिलाफ जांच का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये जो है कार्यक्षेत्र, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अधिकतर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इसी में से पूछा जाता है कि लोकायुक्त के जांच के अधिकार क्षेत्र में कौन आता है, कौन नहीं आता है। तो अधिकतर जो नहीं आता है वो हमसे अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। तो अपन इसको पढ़ते हैं कि लोकायुक्त को, पहले तो अपन ये पढ़ते हैं कि लोकायुक्त को किन किन के खिलाफ जांच का अधिकार प्राप्त है। तो राज्य के मंत्री, सचिव और विभागाध्यक्ष, यानी कि मंत्री, सेक्रेटरी, डिपार्टमेंटल हेड तथा लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ लोकायुक्त जो है वो जांच कर सकता है। तो लोकायुक्त किस किस के खिलाफ जांच कर सकता है? मंत्री, सचिव, विभागाध्यक्ष तथा लोक सेवक। जिला समितियों के जिला प्रमुख तथा उप प्रमुख, अपन जानते हैं कि जिला समिति में जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? जिला प्रमुख और उप प्रमुख। तो इन दोनों के खिलाफ लोकायुक्त को जांच का अधिकार क्या है? प्राप्त है। यदि हम पंचायत समितियों की बात करें तो प्रधान तथा उप प्रधान के खिलाफ। यदि हम नगर निगम की बात करें तो महापौर तथा उप महापौर। यदि हम नगर परिषद व नगर पालिका की बात करें तो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। और राजकीय कंपनियां, निगमों तथा मंडलों के अध्यक्षों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध भी इसे जांच का अधिकार प्राप्त है। तो एक बार अपन वापस रिवाइज कर लेते हैं कि लोकायुक्त का जो कार्य क्षेत्र है उसमें लोकायुक्त को किन के खिलाफ जांच का अधिकार क्या है? प्राप्त है। मंत्री, सचिव, विभागाध्यक्ष तथा लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट्स, जिला समितियों के जिला प्रमुख तथा उप प्रमुख, पंचायत समितियों के प्रधान तथा उप प्रधान, नगर निगम के महापौर तथा उप महापौर, नगर परिषद व नगर पालिका के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और इनके अलावा राजकीय कंपनियों, निगमों तथा मंडलों के अध्यक्षों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध लोकायुक्त को जांच का अधिकार क्या है? प्राप्त है। यदि हम देखें कि किसके खिलाफ प्राप्त नहीं है तो मुख्यमंत्री के खिलाफ लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता, यानी कि मुख्यमंत्री लोकायुक्त के जांच के अधिकार क्षेत्र के क्या है? बाहर है। तो मुख्यमंत्री तो बाहर है, लेकिन मंत्रियों के खिलाफ जो है
वो जांच कर सकता है। कौन? लोकायुक्त जांच कर सकता है। मुख्यमंत्री जांच के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन मंत्री लोकायुक्त के जांच के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अच्छा, इसके अलावा विधायक भी जो हैं वो लोकायुक्त के जांच के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। राज्य का महालेखाकार अकाउंटेंट जनरल, ये भी लोकायुक्त के जांच के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी व कर्मचारी, यानी कि राजस्थान विधानसभा का जो सचिवालय है उसके अधिकारी व कर्मचारी भी लोकायुक्त के जांच के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश, इसके अलावा जिला न्यायाधीश भी जो हैं वो लोकायुक्त के जांच के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। न्यायालय के अधिकारी व कर्मचारी, इनके खिलाफ भी लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता। आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, इनके खिलाफ जांच नहीं कर सकता। कर्मचारियों के विरुद्ध तो कर सकता है, लेकिन अध्यक्ष व सदस्य इसके जांच के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा प्रादेशिक अधिकारी भी इसके जांच के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। इसके अलावा सेवानिवृत्त लोक सेवक, यानी जिनके रिटायरमेंट हो चुका है, वो भी लोकायुक्त के जांच के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। सरपंच व पंच भी नहीं आते। ध्यान रखना, सरपंच पंच नहीं आते। प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप प्रमुख, ये अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन सरपंच व पंच नहीं आते। अच्छा, महापौर, उप महापौर आते हैं, और नगर पालिका, नगर परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आते हैं, जांच के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि जांच का अधिकार किसके खिलाफ प्राप्त है और जांच का अधिकार किसके खिलाफ प्राप्त नहीं है। तो अधिकतर क्वेश्चन जो है वो इसी में से ही बनता है। तो अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है कि इसका वेतन किसके समान है? लोकायुक्त का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान, और उप लोकायुक्त का उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के समान। और इसके अलावा हमें याद रखना है कि कौन जांच के अधिकार क्षेत्र में आता है और कौन नहीं आता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि लोकायुक्त ऐसे मामलों की भी जांच नहीं करता जिन्हें घटे 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकायुक्त ऐसे मामलों की भी जांच नहीं करता जिन्हें घटे 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपन को ये देखना है स्टूडेंट कि लोकायुक्त क्या है। लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्था है। स्वतंत्र संस्था से अभिप्राय क्या है कि इस पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है कि लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्था है, इसके ऊपर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा लोकायुक्त अपनी रिपोर्ट किसे देता है? तो राज्यपाल को देता है। तो अपन को याद रखना है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, शपथ राज्यपाल के द्वारा, त्यागपत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को। हटाने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास। और ये अपनी रिपोर्ट किसे देते हैं? लोकायुक्त अपनी रिपोर्ट किसे देता है? राज्यपाल को देता है। और राज्यपाल इस रिपोर्ट को कहाँ रखता है? विधानमंडल के समक्ष रखता है। और सबसे एंड में अपन देखते हैं कि यदि किसी लोक सेवक या जनप्रतिनिधि के खिलाफ यदि लोकायुक्त के द्वारा जांच की जाती है और जांच में यदि आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो लोकायुक्त को उस लोक सेवक या जनप्रतिनिधि को दंड देने का अधिकार नहीं है। लोक सेवक या जनप्रतिनिधि को दंड देने का अधिकार नहीं है। यह इसकी अनुशंसा किसको करता है? राज्यपाल को। अनुशंसा किसको करता है? राज्यपाल को करता है। और राज्यपाल इसको कहाँ रखता है? विधानमंडल के समक्ष रखता है। तो आपको याद रखना है, मैं एंड में फिर रिवाइज करा देता हूँ एक बार, कि यह एक स्वतंत्र संस्था है। अच्छा,
स्वतंत्र संस्था से अभिप्राय क्या है कि इस पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यह लोकायुक्त अपनी रिपोर्ट किसे देता है? राज्यपाल को देता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को कहाँ रखता है? विधानमंडल के समक्ष रखता है। और यदि किसी लोक सेवक या जनप्रतिनिधि के खिलाफ यदि आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो लोकायुक्त को उसको दंड देने का अधिकार नहीं है। यह इसकी अनुशंसा किसको करता है? राज्यपाल को करता है। और राज्यपाल इस रिपोर्ट को कहाँ रखता है? विधानमंडल के समक्ष रखता है। तो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।